64। अच्छा यार ये इधर 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 यार, ये आई कैप देख लें जनरल एंट्रीज किस तरह कर रहा है। कल आई कैप का पेपर खोला हुआ था, फिर एंड पे टाइम नहीं रहता हमारे पास। जनरल एंट्रीज, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। नरेशन वैसे देता था आई कैप, आज से तकरीबन साल पहले तक नरेशन हमेशा देता था, पता नहीं क्यों देनी छोड़ दी हुई है। तो बहरहाल अगर नरेशन वो ना मांगे तो फिर ना दें, हमें इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं। नरेशन वो नहीं मांग रहा तो ना दें। और कुछ फिगर्स वो यहीं वर्किंग करके निकाल लेते हैं, तो जिसमें उसको जरूरत हो वो फिर वर्किंग अलग से कर लेते हैं। लेकिन जब वर्किंग करता है तो वर्किंग का रेफरेंस भी देता है। और मिसाल के तौर पे अब ये IS 12 का सवाल है, तो इसे लिखना चाहिए था वहां से, जैसे कंपनी का नाम, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके मार्क्स होते हैं, ये लिखना चाहिए था। रुपीज इन मिलियन लिखा हुआ है, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, रिकॉन्सिलिएशन, PBT, टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, और वो 2-3 रिकॉन्साइलिंग आइटम्स हैं। फिर वर्किंग 1 इसने की हुई है करंट टैक्स की। डेफर टैक्स लाइबिलिटी में देखते हैं वो एब्रीविएशन यूज कर रहा है या नहीं। DTL/A पूरा इसने लिखा है, कैरिंग अमाउंट पूरा लिखा है, TB नहीं लिखा, डिफरेंस नहीं लिखा, लुट में चाहिए है। रेट यहाँ पकड़ा गया, ओ पकड़ा गया, DTL/A, लेकिन उसने साथ साथ DTL DTA नहीं लिख रहा, उसकी बजाय पॉजिटिव और नेगेटिव यूज कर रहा है। इसका मतलब है साथ साथ अगर ना लिखें तो परसेप्टेबल है, पता नहीं। और बस ये आपके सामने चीजें शो करनी थी। क्या याद करना पड़ेगा? नहीं, वो जिस तरह हम क्लास में कर रहे थे उस तरह काफी है। मेरा ये दिखाने का मकसद है कि ज्यादा एब्रीविएशंस यूज वो नहीं कर रहा, बस ये मेरा दिखाने का मकसद था, ज्यादा एब्रीविएशंस यूज नहीं कर रहा। जी किधर है मोहतरम? अच्छा, कभी कभी बच्चे इतने सादा होते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं, अच्छा पेपर में सर क्या करना है, या इंटरनेट पे खोल के नहीं देखते किसी चीज का सोल्यूशन। या अच्छा पेपर सर किस तरह आता है, उसमें क्या होता है, टेक्स्ट जी MCQs आएंगे सर, वो खोल के देख लो यार जाके एक दफा लेटेस्ट पेपर। कितने सादा बन जाते हैं आप, स्पून फीडिंग हर चीज। सर टर्म टेस्ट की डिस्कशन कब अपलोड होगी सर? मैं खुद तो सर मैं नहीं ट्राई कर सकता सर, नहीं सर मैं नहीं जान मारूंगा सर, ये तो मैंने तय कर लिया है कि मैंने जान नहीं मारनी, बजाय के जान मारें और साथ वाले से सही ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लड़के उस एडजस्टमेंट की तरफ पहुंचे, फौरन पूछ लेते हैं यार ये जरा बता देंगे क्या था। तो इस तरह याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी CA फाइनल में तो एटलीस्ट आपको कोई इतनी एंटरटेनमेंट नहीं देगा, और ना फिर आप अपने पांव पे खड़े हो सकेंगे। तो खुद जान मारें। क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लें जी आज का, उससे पहले क्वेश्चन 11 डिस्कस में कर लूं होमवर्क वाला। यार ये जाते जाते एडजस्टमेंट की थी, इसको ना 5-10 मिनट आज दोबारा लगा लें, इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल पे, वो जो कल नई एडजस्टमेंट थी, इसको जरा तसल्ली से समझ लें। अच्छा एक बात सुन लीजिएगा कि पेरेंट सब्सिडरी को लोन देता है, बिल्कुल देता है, पेरेंट सब्सिडरी को लोन देता है और सब्सिडरी भी पेरेंट को लोन दे देती है। इसमें बैलेंस शीट के सवालों में आपको इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस की टेंशन नहीं लेनी, वो P&L के सवाल हम शुरू करेंगे 2 दिन बाद, वहां पे टेंशन लेंगे। बैलेंस शीट के सवालों में आपने टेंशन नहीं लेनी। पॉज करना वीडियो। अच्छा आई डोंट नो, पेज 779 जी, पॉइंट E, लॉन्ग टर्म लोन वाज ग्रांटेड टू स्टीवर्ड। अच्छा यार इतनी सी लाइन से ना हमारा गुजारा नहीं चलता, क्योंकि हमें पता होना चाहिए लोन है कितना। तो कल वाली इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट जरा शौक से समझनी है, सारे डंडे हो जाए। लॉन्ग टर्म लोन वाज ग्रांटेड टू स्टीवर्ड, इसका मतलब है लोन देने वाला कौन है फिर? ना भाई, टू स्टीवर्ड, तो फ्रॉम पॉन्टिंग। तो लोन देने वाला कौन है? उधार दिया किसने? पॉन्टिंग ने। तो इसकी बुक्स में रिसीवेबल होगा और पेएबल किसकी बुक्स में होगा? आप भाई जैसे बैठे हुए हैं मुझे बताएं, इंटरेस्ट इनकम कौन रिकॉर्ड करेगा और इंटरेस्ट एक्सपेंस कौन रिकॉर्ड करेगा? अगर पेरेंट सब्सिडरी को कोई रूम किराए पे दे दे तो आपको पता है पेरेंट रेंटल इनकम रिकॉर्ड करेगा। अब पेरेंट अगर सब्सिडरी को पैसे उधार दे दे तो इंटरेस्ट इनकम कौन रिकॉर्ड करेगा? पेरेंट। और सब्सिडरी इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में टेंशन लिया करेंगे हम इन द क्वेश्चंस ऑफ P&L। P&L में इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या होगा ये देखा जाएगा P&L के सवाल आने पे। बैलेंस शीट का सवाल करते हुए आपने इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में नहीं सोचना, वरना माइंड डिट्रैक होकर पता नहीं कहां निकल जाएगा। बैलेंस शीट का सवाल करते हुए आपने ये देखना है कि कितनी इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस रिसीवेबल्स और पेएबल्स में पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पे सवाल कहता है कि पेरेंट ने 500 रुपए का लोन दिया सब्सिडरी को, 10% इंटरेस्ट है और मुआहदे में लिखा हुआ है साल के आखिरी दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को इंटरेस्ट मांगा, सब्सिडरी ने इंटरेस्ट दे दिया, पेरेंट को मिल गया। आपने कहना शुक्र है बैलेंस शीट रिसीवेबल पेएबल से पाक है। ना बैलेंस शीट में कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल पड़ा हुआ है,
ना बैलेंस शीट में कोई इंटरेस्ट। और अगर खुदा ना खास्ता ये मुआहिदा हुआ कि साल का इंटरेस्ट हम 13वें महीने के पहले दिन दिया करेंगे, तो फिर आपने कहना है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिसने इंटरेस्ट लेना था उसने रिसीवेबल बुक किया हुआ है और जिसने इंटरेस्ट देना था उसने पेएबल बुक किया हुआ है। तो रिसीवेबल पेएबल को आपने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। ओके, अब बैलेंस शीट के सवालों में किसकी टेंशन लेनी है, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस की या रिसीवेबल पेएबल की? ये लाइन पढ़ के ना देखते हैं रिसीवेबल पेएबल में क्या मसला है। लोन लिया जी साल के पहले दिन, लोन की अमाउंट है, इसकी किताबों में 2000 आ रहा है, इसकी किताबों में भी 2000 आ रहा है, ठीक है, लोन की अमाउंट है 2000। इट इज रीपेएबल आफ्टर 10 years। ये उधार कितने साल बाद वापस होगा, 10 साल बाद। इसका मतलब है हमारे साल प्रिंसिपल की मद में कोई पेमेंट अगर हुई भी तो किस मद में होगी, सिर्फ इंटरेस्ट की मद में। एंड कैरीज इंटरेस्ट क्वार्टरली एट 20%। इंटरेस्ट पे क्वार्टरली करने, लेकिन रेट क्या है, पर एनम। पेएबल इन एरियर्स। एरियर्स का क्या मतलब होता है, इंटरेस्ट बाद में पे करेंगे या एडवांस में, बाद में पे करेंगे। ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इस बात का मतलब समझ लें, ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जी लोन दिया कब, 1 जुलाई 14 को। साल खत्म कब हो रहा है, 30 जून 15 को। पहला क्वार्टर का एंड होगा 30 सितंबर 14 को। दूसरा क्वार्टर का एंड होगा 31 दिसंबर 14 को। तीसरा क्वार्टर का एंड होगा 31 मार्च 15 को। अब अगली बात मुझे ये बता दें, इफ आई एम, अगर मैं, इफ आई एम स्टैंडिंग हेयर, तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम के साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं बैलेंस शीट का सवाल कर रहा हूं। मुझे टेंशन है इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेएबल तो नहीं बुक्स में पड़ा हुआ, तो उसके लिए मुझे बड़ी बारीकी से ना ये लाइन पढ़नी पड़ेगी। इट इज पेएबल बाद में ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये क्वार्टर जब एंड होगा तो इसका फर्स्ट डे होगा यहां, तो 4 महीने का इंटरेस्ट शुक्र है पे हो जाएगा 3 महीने का इंटरेस्ट पे हो जाएगा चौथे महीने के पहले दिन, इसकी टेंशन नहीं है। इस 3 महीने का पे हो जाएगा 7वें महीने के पहले दिन, इसकी भी टेंशन नहीं है। इस 3 महीने का पे हो जाएगा 10वें महीने के पहले दिन, इसकी भी टेंशन नहीं है। और 10वें, 11वें और 12वें महीने का पे होगा अगले साल के पहले दिन। अब आप मुझे बता दें, मेरी बुक्स में जो इंटरेस्ट है वो यहां पे खड़े होकर सिर्फ कितने महीने का अभी तक पे नहीं हुआ होगा, 3 महीने का। और पेरेंट कह रहा होगा 3 महीने का अभी तक रिसीव, तो पेरेंट की बुक्स में रिसीवेबल आ रहा होगा 3 महीने का और सब्सिडरी की बुक्स में पेएबल आ रहा होगा। और ये पेएबल रिसीवेबल कहां छुपे होंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में। तो हमने कुछ भी नहीं करना पेपर में, हमने सिर्फ सिंपल पकड़ना है लोन को। कितना है लोन, 2000। साल का रेट, सिर्फ ये वाला जो ग्रीन है मेरे लिए ये रेलिवेंट है, तो इसको इनटू कितना, 100। तो अब करना क्या आपने कंसोलिडेशन करते हुए, -100 -100, बस और कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम के बारे में नहीं सोचना बैलेंस शीट बनाते हुए। लिख लें इस सवाल में, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस के बारे में नहीं सोचना, इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल के बारे में सोचना है। इंटरेस्ट इनकम उस सवाल के ऊपर लिखें किताब पे, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस के बारे में नहीं सोचना, इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल के बारे में सोचना है बैलेंस शीट बनाते हुए। ये भी लिख लें बैलेंस शीट बनाते हुए, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस के बारे में नहीं सोचना, इंटरेस्ट पेएबल रिसीवेबल के बारे में सोचना है बैलेंस शीट बनाते हुए। चलिए पेज 71, क्वेश्चन 12। आज एक बड़ा आसान सा सवाल है हमारा। सवाल ऊपर एक है लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स 5 हैं, यानी डिफरेंट इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। फॉलोइंग सिनेरियोज, ये अलग अलग सिनेरियोज हैं, इनके तहत एक छोटा सा सवाल करना है। फॉलोइंग बैलेंस शीट इज ऑफ पी एंड एस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। इन्वेस्टमेंट इन एस, सऊदी किंग को आपने पे किए कितने पैसे जी, फॉर 50। किस दिन, साल के पहले दिन। 1 साल हो गया हमें सब्सिडरी खरीदते हुए। पी एक्वायर्ड 60% ऑफ शेयर्स ऑफ एस, जिस वक्त इसकी रिटेन अर्निंग कितनी थी, 20 मिलियन। एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% बिफोर द ईयर एंड। एस ने ईयर एंड से पहले कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है जी, 10%।
ओके जब आपको एस की रिटेन अर्निंग गिवन हो तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो आपको गिवन है आपने वही उठा लेनी है। चलें जी, पी ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30/2016। जी बताएं जी, इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है? करंट एसेट 675 और फिर में गुडविल की जगह छोड़ दिया। शेयर कैपिटल 750 500। सब्सिडरी का 500। कल जो है ना असल में डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट हमने इस वजह से ली थी कि वो रिटेन्ड अर्निंग वगैरह मिसिंग थी, तो वो हमने निकालनी थी। आज रिटेन्ड अर्निंग एक्विजिशन डेट की ऑलरेडी गिवन है। जी बोलें। 230। करंट लायबिलिटीज सीआरई बता दें। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स में पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग जी 63। ओके ये वो बेसिक स्ट्रक्चर है पूरे सवाल का, जो मैं 5 नीचे सवाल अलग अलग हैं, मैं हर सवाल में दोबारा बनाया करूंगा। आपको मेहनत करके बार बार बनाना पड़ेगा, आपको 5 दफा बनाना पड़ेगा, मैंने 1 दफा बना लिया बस, इसको मैं मिटा के चेंज कर दिया करूंगा। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें प्री रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? 20। अच्छा जी, एनसीए भी फारिग करते हैं साथ ही, एनसीए भी साथ ही निकाल लें। 520 फिर कितने परसेंट? 40%। ऑनलाइन वालों टर्म टेस्ट दे दो अगर अभी तक नहीं दिया। 40% जी 208 वर्किंग 4 208। गुडविल आज जिधर आ रही है पॉजिटिव है 138 डबल एंट्री। तो नीचे जितनी भी सवालों की रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग 5 सवाल हैं, तो हर सवाल में यहां तक तो हम सॉल्व किया करेंगे। अच्छा जी, एस ने अनाउंस किया डिविडेंड 10% बिफोर द ईयर एंड। बिफोर द ईयर एंड मे बी 28 जून 16, 2 दिन पहले बिफोर द ईयर एंड मे बी 28 जून 16। 28 जून 16 को एस ने डिविडेंड अनाउंस किया। कितना अनाउंस किया जी? 10%। कल आपको बताया था डिविडेंड की परसेंटेज किस पे लगती है? शेयर कैपिटल पे। हाईलाइट करते रहा करें, पता नहीं हाईलाइटर है आपके, रो पे देखें। बैग में नहीं मैं कह रहा ना, रो में कह रहा हूँ, बैग में तो मुश्किल मिलेगा। तो परसेंटेज किसके ऊपर लगानी होती है जी डिविडेंड की? शेयर कैपिटल के ऊपर। 1 मिनट कैमरा उधर कर दो यार, पहले वहां तक तो आ जाए बच्चे। अच्छा डिविडेंड की अमाउंट साथ ही निकाल लें ताकि ये टेंशन हमें ना हो कि बार बार अमाउंट निकालनी पड़े। जी सब्सिडरी का सरमाया 500 मिलियन ज़रब 10%। सब्सिडरी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया जी? 50 मिलियन का। ओके, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ए 30 जून 2016 इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। ये 5 अलग अलग सवाल हैं। एस ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बिफोर ईयर एंड, जैसे कि ऊपर भी लिखा हुआ था। एस ने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर का मतलब होता है अनाउंस कर दिया। अनाउंस का मतलब होता है कि एस शो करे अपनी इंटेंशन कि मैं प्रॉफिट्स बांटना चाहता हूं। दिस ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। ये ट्रांजैक्शन अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसको मैं कह सकता हूं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर हो गई है।
सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर हो गई है कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई अभी तक। तो बता दें जी, सब्सिडरी अगर जो है वो अपना डिविडेंड अनाउंस कर दे और एंट्री ना करे तो ड्राइंग की एंट्री किसी को याद हो, ड्राइंग की एंट्री क्या बनेगी? वर्किंग 5 कर लेते हैं, चलें। एक मिनट, एस की बुक्स, एस से क्या गलती हुई है? दिस ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। तो ड्राइंग्स की एंट्री आप लोगों ने पढ़ी थी इंट्रो की क्लास में, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। ये एंट्री आपने पढ़ी थी इंट्रो की क्लास में, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। ओके, अब मोहतरम सवाल ये राइज होगा हमारा, थोड़ी देर हो जाओ, अब आ रही है तो है। अच्छा, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कंपनी जो है नॉर्मली पहले पेएबल को क्रेडिट करती हैं। वजह ये होती है कि कंपनी के काफी सारे शेयर होल्डर होते हैं तो एक ही दिन लेने नहीं आ जाते पैसे, इसलिए कंपनीज पहले पेएबल को रिकॉर्ड करती हैं। तो जब हम अपने प्रॉफिट बांटना चाहें तो ड्राइंग्स डेबिट और पेएबल क्रेडिट, लेकिन ड्राइंग्स का नाम कंपनीज के लिए है डिविडेंड। अच्छा, अब डिविडेंड करता क्या है? डिविडेंड जो है जब पोस्ट करने की बारी आती है तो डिविडेंड, कल की क्लास में हमने पढ़ा था खतरा लिमिटेड वाले सवाल में, जो दूसरा साल था 12, डिविडेंड अर्निंग को कम कर देता है, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग को बढ़ाता है, फिर डिविडेंड अर्निंग को कम कर देता है। तो डिविडेंड डिक्रीज रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड असल में किसको कम करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग को कम करता है। तो इसलिए बताएं, जैसे मैं कहता था खर्चा बुक करना है तो आप कहते थे रिटेन्ड अर्निंग को कम कर दें, ये खर्चा नहीं बुक हो रहा, ये प्रॉफिट बांटा जा रहा है। तो प्रॉफिट जब आया था तो क्या बढ़ती है? जब प्रॉफिट बांटा जाता है तो रिटेन्ड अर्निंग। तो वही जो हम लिखते थे, कल मैं लिख रहा था अदर इनकम, लेकिन अदर इनकम काट के लिख देते थे रिटेन्ड अर्निंग। तो उसी तरह डिविडेंड कोई चीज नहीं है, इसको ब्रैकेट में ले लें और ब्रैकेट में लेके, नहीं अभी रिटेन्ड अर्निंग, सबर अभी रिटेन्ड अर्निंग। चलें जी, बता दें डिविडेंड किसको कम करता है? रिटेन्ड अर्निंग। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ाता है। प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग में जाता रहता है, जब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो अर्निंग बांट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट का मॉडिफाइड वर्जन आपके सामने है इन द बुक्स ऑफ कंपनीज। और अभी तक मैंने कोई कंसोलिडेशन की डिस्कशन नहीं की, इसको आप समझ लें ये फाइनल अकाउंट की डिस्कशन है। तो फाइनल अकाउंट के टॉपिक में भी हम डिविडेंड की यही एंट्री पढ़ेंगे, डिविडेंड डेबिट पेएबल। तो डिविडेंड की जगह ध्यान में ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन क्योंकि लोग ऐसा ऐसा पैसे लेने आते हैं इसलिए पेएबल। और डिविडेंड किसको कम कर देता है? अर्निंग को कम कर देता है। अच्छा जी, किसने डिविडेंड अनाउंस किया है? किसने डिविडेंड अनाउंस किया है? कौन अपनी अर्निंग बांटना चाह रहा है और कौन अपनी अर्निंग का बांटना भूल गया रिकॉर्ड करना? तो कौन अर्निंग बांटना चाह रहे हैं? सब्सिडरी। तो सब्सिडरी को कहें तूने अर्निंग बांटनी थी अपनी, बांट जरा। तो अर्निंग कम कर दे, क्योंकि आपको पता है सब्सिडरी के प्रॉफिट्स वगैरह इसमें पड़े होंगे, पैट वगैरह, तो इसमें पड़े होंगे, इसमें अर्निंग अपनी बांट दे। बताएं जी, सब्सिडरी ने 500 का शेयर कैपिटल है, इसमें 50 रुपए ही आ रहे हैं, तो ये 50 रुपए बांटने का सोचा है। तो बताएं क्या होगा? डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। चलें जी, इस एंट्री को अब मैं पोस्ट करता हूं। अर्निंग आ रही है या अर्निंग बांट रहे हैं तो अर्निंग कम हो जाएंगी। इसको मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर कह सकता हूं। एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर हो गई है, एसआरई डेबिट और पेएबल इन करंट लायबिलिटीज क्रेडिट। नोट कर लें, अगर आपने रीजन लिखनी है इसकी, डिविडेंड अनाउंस्ड डिक्लेयर्ड, हाँ जी बिल्कुल। थोड़ी सी इसमें एक तफसील भी है, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी रहने दो। ओके, होता है लेकिन कुछ विद इन ईयर भी हो जाते हैं, उनको इंटरिम कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। सवाल ने तो भी वाज़ेह बता दिया ना, ईयर एंड से पहले है। ओके, आगे चलें जी। सब्सिडरी की बुक्स में एंट्री बताएं। डिविडेंड बांटना था, ऐलान भी कर दिया, ऐलान साल से पहले किया तो फिर हमारे साल में ये डिविडेंड रिकॉर्ड होगा जब हमारे साल से पहले ऐलान कर दिया। और बता दें रिकॉर्ड करना भूल गए तो एसआरई डेबिट पेएबल
क्रेडिट। अच्छा, एक बात जरा सोचें कि डिविडेंड सब्सिडरी अनाउंस कर रही है, तो कोई अर्न भी तो कर रहा होगा। ये देखें जरा, ये सोचें, सब्सिडरी ने तो अनाउंस किया ना डिविडेंड, इसके नए ओनर याद हो आपको, पीटीसीएल 80% है, 60% और एनसीआई 40%। क्या मैं कह सकता हूं अगर ये डिविडेंड अनाउंस कर रही है तो ये लोग डिविडेंड अर्न कर रहे हैं? इज इट सो? जब एक अनाउंस करने वाला है तो दूसरा बंदा अर्न करने वाला है। अच्छा, अब मोहतरम आप कह रहे होंगे सर हमें सवाल से पता नहीं चल रहा कि ये किसने अकाउंट फॉर नहीं किया, तो लिख लें नॉट बीन अकाउंटेड फॉर बाय पी एंड एस। दोनों ही बेचारों ने अकाउंट फॉर नहीं किया। ना पेरेंट ने अर्न करना रिकॉर्ड किया, ना सब्सिडरी ने अनाउंस करना रिकॉर्ड किया। क्योंकि नीचे वाले सिनेरियोज में ना वाज़े बता रहा होगा किसने रिकॉर्ड किया किसने नहीं किया। नीचे वाले जरा डिफरेंट सिनेरियोज हैं, हर एक के बारे में अलग अलग बता रहा होगा। इधर जनरल सलास बोल दिया था दिस ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर बाय पी एंड एस। अच्छा, फिलहाल मुझे बताएं, फिलहाल सिर्फ ट्रांजैक्शन की इतनी सी साइड, किसने अनाउंस किया डिविडेंड? अनाउंस करना भूल गई, तो हमने क्या कर दिया, इसको कहा क्या एंट्री करो, अर्निंग अपनी कम करो और पेएबल बुक करो। क्लियर? कितने से? 50 से। कितने से? 50 से। इसको हमने कह दिया ये एंट्री कर लो। अच्छा, ये बुक करना भूल गया है, अर्न कर लिया था इसने, ये भी एंट्री करना भूल गया। मुझे बता दें अब इसकी किताबों में डिविडेंड की एंट्री होगी या शोहर की किताबों में रिसीवेबल की एंट्री होगी? कंसोलिडेशन को फिलहाल साइड पे रखें, इनकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एरर्स हुई हुई है वो मैं सही कराना चाह रहा हूं। पहले कंसोलिडेशन की जब डिस्कशन होगी मैं खुद बताऊंगा। तो पीटीसीएल, क्योंकि आप कंसोलिडेशन शायद सोचने लगे हो कि रिसीवेबल है सब्सिडरी से, आप क्यों रिकॉर्ड करने लगे हैं, फिलहाल मुझे रिकॉर्ड करने दें। इनकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एरर हुई है, बता दें जी। पीटीसीएल अर्न करेगा और सब्सिडरी अनाउंस करेगी। तो पीटीसीएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एनसीआई की भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, लेकिन इमरान खान की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते नहीं है, एनसीआई हम और तरीके से निकालते हैं। एनसीआई की टेंशन ना लें फिलहाल बताएं, पीटीसीएल के अकाउंट्स भी हमारे सामने गिवन है, सब्सिडरी के अकाउंट्स भी गिवन है, तो इसके अकाउंट्स में बांटना रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसके अकाउंट्स में अर्न करना रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब डिविडेंड कमाने की एंट्री इंट्रो की क्लास में बता दी जाती थी, डिविडेंड कमाने की, अनाउंस करने की एंट्री फरमान में बताई जाती थी, डिविडेंड कमाने की एंट्री बीआरएस के टॉपिक में बता दी जाती थी। आपको डिविडेंड मिला है, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, तो डिविडेंड मिलने की एंट्री बोलें कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। और जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको पता है कंपनी से डिविडेंड मिलता है, उस पर 15% टैक्स देते हैं, ये वो डिविडेंड है जो इनको मिल रहा है। तो इसको डिविडेंड मिल रहा है कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। लेकिन मोहतरम उसने अभी तक अगर पेएबल रखा हुआ है तो हम फिर रिसीवेबल रखेंगे ना, तो रिसीवेबल बुक करें। अब मैं किसकी बुक्स खोलने लगा हूं? पेरेंट की बुक्स, नहीं 5.1 नहीं, पेरेंट की बुक्स। पेरेंट की बुक्स के अंदर अब मैं क्या एंट्री करूंगा जी? पेरेंट की बुक्स में मैं एंट्री करूंगा रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, ये मेरी अदर इनकम होगी, रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। क्लियर? कितने से? जुल्म ना कीजिएगा, जुल्म ना कीजिएगा। पी की बुक्स है, एनसीए की बुक्स नहीं मैंने लिखा अभी। ये देखें, ये 50 रुपए पूरे हैं। सब्सिडरी ने कहा मैं ये 50 रुपए बांटने लगी हूं, सब्सिडरी ने कहा 50 रुपए में बांटने लगी हूं। जैसे ही सब्सिडरी ने कहा मैं 50 रुपए बांटने लगी हूं, भागा भागा पीटीसीएल ने कहा मैं अर्न कर लूंगा ये, इमरान खान ने कहा मैं भी अर्न कर लूंगी ये। अब ये 50 रुपए जब सब्सिडरी बांटने लगेगी तो इसमें से 60 दे देगी इमरान खान को, 40 दे देगी एनसीआई को। उल्टा हो गया, 60 दे देगी, दोबारा कर लो, ये 50 है, 50 का डिविडेंड बांटने लगे हैं, तो सब्सिडरी 50 का डिविडेंड बांटेगी। उधर खड़े रहो, एक चीज देखना, खड़े रहो जरा। सब्सिडरी 50 का डिविडेंड बांटेगी, जब 50 का डिविडेंड बांटेगी तो वो 50 की एंट्री बुक करेगी, 50 की एंट्री बुक करेगी, और इसमें से 60% किसको दे देगी? पीटीसीएल को, और 40% किसको दे देगी? एनसीआई को। तो पीटीसीएल अनाउंस करने वाली है और वो लोग क्या हैं? अर्न करने वाले हैं। वो दोनों क्या हैं? अर्न करने वाले हैं। तो अब अर्न करने की एंट्री फिलहाल मुझे पी की बुक्स में करवा दें।
बैठ जाओ। क्या 50 से एंट्री करूं सारी, या जुल्म तो नहीं करना ना कि सारा 50 ले लूं? मेरा कितना परसेंट है 50 का? कितना आ गया? चल नोट कर लें। एनसीए की टेंशन नहीं लेनी आपने, उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूं इंशाल्लाह। इमरान खान की टेंशन नहीं लेनी। इधर देखो, इधर बताओ बताओ बताओ, पीटीसीएल क्या एंट्री करे? रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, पूरे 50 से या 30 से? देखें इधर ग्रीन ग्रीन हाईलाइटर, सब्सिडरी 50 से एंट्री क्यों कर रही है? इसने तो दोनों को बांटना है। लेकिन पीटीसीएल, इसकी तस्वीर खींच लें आप लोग, पीटीसीएल 30 से एंट्री क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको तो अपना शेयर चाहिए ना। डिविडेंड कहां जाता है? डिविडेंड अदर इनकम में जाता है। बांटने वाला रिटेन्ड अर्निंग को, अदर इनकम को ब्रैकेट में लेके मैं कुछ कर दूंगा अभी, वो अदर इनकम को ब्रैकेट में लूंगा अभी, तो पीटीसीएल ये एंट्री करेगा अपने हिस्से से। उधर ही रखो, अपने हिस्से से एंट्री करेगा पीटीसीएल, या पीटीसीएल पूरा 50 फटाफट कर लेगा? अपने हिस्से से एंट्री करेगा। इस एंट्री को पोस्ट करवाएं, ले आए जी, इस एंट्री को पोस्ट करवाएं। रिसीवेबल बुक करें, पेरेंट के करंट एसेट्स में रिसीवेबल नहीं पड़ा हुआ प्लस 30। अच्छा, अदर इनकम में रिकॉर्ड करने लगा हूं आज, रिवर्स नहीं करने लगा। तो पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग बढ़नी चाहिए ना, तो इसको मैं क्या लिखूं? पेरेंट खुश हो रहे ना, तो कौन सी अर्निंग? सीआरई। तो रिसीवेबल डेबिट 30 रुपए। इधर मैं क्या लिखूं? डिविडेंड अर्न कर रहा हूं या अनाउंस कर रहा हूं? अनाउंस करने वाले ने तो पूरा किया, लेकिन मुझे कितना मिला? 30। क्लियर? अभी तक कोई कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं कराई मैंने। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक एरर सही करवाई है अभी तक कंसोलिडेशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं करवाई। ओके, एनसीए की टेंशन नहीं लेनी आपने, वो मैंने कहा था थोड़ी देर सब्र कर लो, एनसीए की टेंशन नहीं लेनी। ओके, जरा मैं चाह रहा हूं इसको खुला खुला नोट कर लूं जी। एस की बुक्स में बताएं, एसआरई डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। पी की बुक्स, पी की बुक्स अगर सब्सिडरी पेएबल बुक कर रही है तो पेरेंट रिसीवेबल बुक करे। रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम, ये अदर इनकम क्रेडिट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने P&L के सवाल भी समझाने हैं आने वाले दिनों में, लेकिन उसकी जगह सीआरई। जी कितने से? 30 से। ओके, अब जितना आपको भी मैं सोचने को कह रहा हूं सिर्फ उतना सोचिएगा, इस सफे को रहने दो। अच्छा, जितना मैं भी सोचने को कह रहा हूं उतने का सोचिएगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल याद है कल वाला? इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल, लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल भी याद है, आपस के डेटर क्रेडिटर भी याद है। तो अब आपने एक ब्लंडर कर दिया है, आपने रिसीवेबल पेएबल क्रिएट कर लिए हैं। ये मैं मान रहा हूं कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिलहाल मैंने एरर सही की है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एरर हुई भी थी, उस एरर को मैंने सही कर दिया है। एरर तो सही हो गई, लेकिन कंसोलिडेशन के एतबार से इसकी किताबों में पेएबल बुक हो गया, उसकी किताबों में रिसीवेबल बुक हो गया। ब्लू मार्कर से मैंने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर सही की है। बांटने से अर्निंग कम होती है और लायबिलिटी बुक होती है। ब्लू मार्कर से की है मैंने, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही की है। अर्न करने से रिसीवेबल बुक होता है और अर्निंग बढ़ जाती है। क्लियर? ये मैंने एंट्री कर दी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ब्लू मार्कर से, ये एक एरर थी। जब इस एरर को सही किया तो मैं अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार बैठा, आपस के रिसीवेबल पेएबल बुक कर बैठा, आपस के रिसीवेबल पेएबल बुक कर बैठा। मुझे बताएं, ये वाला 50, इसमें से 30 किसको पेएबल होगा? पीटीसीएल को। और 20 किसको? इमरान खान को। अभी इमरान खान की टेंशन ना ले, मैं बार बार बोल रहा हूं। 30 किसको पेएबल होगा? अब मुझे बता दें, इस 50 में कितना पड़ा हुआ है टुवर्ड्स पेरेंट? 30। इसने ये रिसीवेबल बुक किया हुआ है, तो ये वाला 30 ऐसे करके अब ये 30 और ये 30 क्या करना पड़ेगा? कैंसल करना पड़ेगा। अब आप बता दें, क्या
पेरेंट दावा कर रहा था मेरा रिसीवेबल है बीवी से, ये तो नहीं आना चाहिए था। क्या सब्सिडरी दावा कर रही थी 50 में से 30 पेरेंट को पेएबल है? तो अब कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में रेड मार्कर से करने लगा हूं, ये ब्लू से नहीं। ब्लू मार्कर से मैंने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही की है। अब इन रिसीवर सर आपने बुक की क्यों की है? भाई बेहतर होता है पहले एंट्रीज करें, बुक करके फिर कैंसिल करें, वरना मुश्किल हो जाएगा पेपर में संभालना। -30 और -30। अब ये रिसीवेबल भी कैंसिल हो गए, और लेकिन इसकी एंट्री बता दें। मैं हेडिंग क्या देने लगा हूं? कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, कंसोलिडेशन पर्पस के लिए एक एंट्री बता दें। रिसीवेबल आ गए हैं, इन्हें क्या कर दें? रिसीवेबल क्रेडिट कितना? 30। इस पेएबल में ऐसे एरो लगा के 30 में मसला है, पेएबल डेबिट, और ये एंट्री रेड मार्कर से यहां बुक हुई। सवाल मुकम्मल हो गया, सवाल मुकम्मल हो गया। जिनको इमरान खान की टेंशन पड़ी हुई थी वो फिर मैं एक बार बैलेंस शीट टैली कर दूं, फिर उस पर डिस्कशन कर लेता हूं। तो वैसे मैंने आपको मना किया है जिस एंगल से आपको सोचवाया जा रहा है उसी से सोचें, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी जिनको इमरान खान की टेंशन पड़ी हुई है उसका देख लेते हैं। सवाल मुकम्मल हो गया। मुझे बता दें एसआरई कहां पे शिफ्ट होता है? सीआरई और एनसीआर। 1 into 60, 96, 160 into 64, 96 और 60 जी 420, 272, 1460। One 0 6 1 6 0 6। इसको अगर आप तस्वीर खींच लेंगे, अभी नहीं, जब मैं इस पे लिखूंगा ये मैंने पार्ट ए सॉल्व किया, तो फिर आप इसकी तस्वीर खींचेंगे, पार्ट ए सवाल का सॉल्व हुआ है। तो ब्लू मार्कर से सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही कर दी है मैंने, और रेड मार्कर से कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कर दी है। ओके, अब जिस तरह पेपर में सोचना है 1 मिनट में वो बताऊंगा, और 2-3 मिनट में लॉजिक्स बताऊंगा जिस तरह पेपर में नहीं सोचना। वो लॉजिक्स मैं एंड पे बताता हूं, पहले जिस तरह पेपर में सोचना है वो सुन लें। आपने सवाल पढ़ा, सवाल में ये लिखा हुआ था कि डिविडेंड अनाउंस कर दिया किसने? सब्सिडरी ने। आपको पता है सब्सिडरी के कितने हिस्सेदार हैं? 2, एक पीटीसीएल और दूसरा एनसीआई है। सब्सिडरी ने 10% डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी 500 रुपए में से कितना? 50, 500 का 50, तो 500 शेयर कैपिटल था, 10% रेट लगाया, 50 डिविडेंड आ गया सब्सिडरी का। सब्सिडरी ने जब डिविडेंड अनाउंस किया तो ये रिकॉर्ड नहीं किया। किसने रिकॉर्ड नहीं किया? तो हमने लिख लिया आगे, पेरेंट ने भी रिकॉर्ड नहीं किया और सब्सिडरी ने भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ऊपर बुक्स दोनों की है ना, ऊपर दोनों की बुक्स पड़ी हुई है, तो दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब जरा सोच के बताएं, सब्सिडरी 50 की लाइबिलिटी बुक करेगी, और लाइबिलिटी बुक करने की क्या होगी? अर्निंग बांटेगी। अनाउंस करने की एंट्री अर्निंग डेबिट पेएबल क्रेडिट। ये करते हुए कुछ भी नहीं सोचना, और लॉजिक्स अर्निंग कम कर दो, डिविडेंड अनाउंस कर रही हो तुम, अर्निंग कम कर दो और लाइबिलिटी बुक कर लो। पीटीसीएल की इस 50 पे नजर नहीं होगी अगर थोड़ी सी भी उसको खुदा खौफी है। मैं मान रहा हूं कि कब्जा तो आपका सारा है, लेकिन इस 50 पे आपने लालची निगाहों से नजर नहीं रखनी। इस 50 में से 30 आपने अर्न किया है, 30 आपने अर्न किया है। और सर ये अर्निंग क्यों आ रही है? मोहतरम अर्निंग आती है ना, जैसे बायोलॉजिकल एसेट है
वो बैलेंस शीट में नजर आ रही होती है, तो वो बायोलॉजिकल एसेट बैलेंस शीट में नजर आ रही होती है, P&L में उसका मिल्क नजर आ रहा होता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चीजें प्रोड्यूस कर रहा होता है, P&L में उनकी सेल नजर आ रही होती है। आपने IS 40 में कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी है, उसका किराया P&L में नजर आ रहा होता है, प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में नजर आ रही होती है। तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नजर आ रही होती है और उसकी अर्निंग अदर इनकम में डिविडेंड की फॉर्म में नजर आ रही होती है। तो PTCL की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जैसे काउ गिव मिल्क और प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट गिव रेंट, इन्वेस्टमेंट गिव डिविडेंड इनकम, तो इसलिए PTCL की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अदर इनकम आनी चाहिए। जैसे काउ वाले को मिल्क का हक है, तो इन्वेस्टमेंट वाले को डिविडेंड कमाने का हक है। कमाना कितने से है? एक छोटी सी मैं बात यहां लिख रहा हूं, पीस शेयर पूरा 50 या पी का हिस्सा, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड से हम ये एंट्री किया करेंगे। पी का हिस्सा कितना जी? 30। ये रिसीवेबल बुक कर ले और अर्निंग बुक कर ले। अर्निंग बुक करने की एंट्री रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट या अदर इनकम क्रेडिट, और ये इनकम कहां शो कर दे? इस तरह पेपर में सोचना है। इन द एंड क्या हो गया? ये रिसीवेबल किससे है भाई? ऊपर देखो ना, ब्लैक कैप। ये रिसीवेबल किससे है? सब्सिडरी से। इसमें पेएबल 30 का किसको है? तो इसको कैंसिल आउट कर दो। ये सारा कर करके जब आप फारिग हो जाएं, तो ऐसे ही कभी बैठे बैठे ख्याल आ सकता है आपके दिल में कि यार सर आपने तो आपस की इनकम भी बुक करा दी है, आपस की इनकम भी बुक करा दी है। ऐसे ही कभी दिल में ख्याल आ सकता है ये आपस की इनकम है, ये शोहर से बीवी से ही आई ना, आपस की इनकम है। तो ऐसे कभी दिल में ख्याल आ सकता है कि आपस की इनकम भी बुक हो गई। आप ऐसे नहीं सोचना, लेकिन अगर ऐसी सोच आ जाए जहन में, तो मैंने आपस की इनकम भी ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी है, वो आपको नजर नहीं आई। ये अदर इनकम आपस की बुक की 30, ये जो 50 है मैंने 30 के मुकाबले में यहां डाला है। जब ये 50 मैंने डाला तो ये अर्निंग्स रिड्यूस कर गई। जब मैंने 50 यहां डाला तो ये रिड्यूस कर गई और रिड्यूस्ड फिगर यहां गई, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाती हैं। इस तरह ज्यादा नहीं सोचना। और एनसीआई का पेएबल खड़ा रहने दें, टेंशन ना लें। सर ये क्या हो रहा है? 50 पेएबल बुक किया है सब्सिडरी ने, माइनस कर दिया 30। सर मुझे तो इस 150 में 50 पेएबल बुक किया है सब्सिडरी ने, 30 पेरेंट वाला कैंसिल कर दिया है। सर मुझे तो 20 इसके अंदर नजर आ रहा है पेएबल टुवर्ड्स एनसीआई। हां ये डिविडेंड पेएबल एनसीआई का, इसको नजर आने दें। इसको इस एनसीआई में शो करने की जरूरत नहीं होती, आप करंट लायबिलिटीज में शो करने दें, क्योंकि इस 20 को इंशाल्लाह अगले साल हमने उसे पैसे देके फारिग कर देने। और एनसीआई हमारे लिए आउटसाइड वर्ल्ड है, ये आपस का नहीं है, इसलिए एनसीआई को पेएबल किताबों में नजर आता है। तो 50 का ऐलान किया, 30 देना था पेरेंट को, इसमें 20 एनसीआई को पेएबल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कैंसिल करने की जरूरत है, एनसीआई को पे करना ही है। तो ज्यादा इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना किस तरह है वो मैंने बता दिया, बस इस हद तक सोचना है। ओके, इस एंट्री के साथ मैं लिख रहा हूं टू बी पास्ट, और मैंने पास कर दी है। टू बी पास्ट मैंने पास करनी थी और कर भी दी है। टू बी पास्ट, ये एंट्री भी पास करनी है, रिवर्सल की एंट्री है टू बी पास्ट। अगली लाइन आपने पढ़नी है और सवाल की अगली रिक्वायरमेंट आपने पढ़नी है, लेकिन सवाल की अगली रिक्वायरमेंट पढ़ने से पहले मैं सवाल को वहां खड़ा कर दूं जहां था। ये ब्लू और रेड मार्कर सारा मिटाने लगा हूं मैं। ब्लू और रेड मार्कर जहां जहां आपको नजर आ रहा है, ब्लू और रेड मार्कर, ये मुझे यार ये ब्लू में शो करना था 30, ये आपको बताना चाहिए था मुझे। ये 30 ब्लू में था, तस्वीर भी अब खींच ली हुई थी। बताया करें यार, कुछ ऐसे अंधे होकर ना बैठा करें। ये ब्लू में करना था 30, क्लियर? अच्छा, पेपर में भाई फरमा रहे हैं ब्लैक ही यूज करने, आप हमें कॉन्सेप्ट देने के लिए भी ब्लैक ही यूज करें ताकि कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में ना बैठे। भाई की बात छोड़ें, आप लोग इधर मुतवज्जे हों। एक्सेलेंट, 64 भी। अब सवाल की टोटल्स भी, टोटल्स में गुडविल तो हाँ गुडविल सेम है, गुडविल सेम है। शेयर कैपिटल भी लिखवा दो 750, गुडविल 138। रिक्वायरमेंट बी शुरू करने लगे हैं, लेकिन एक मिनट पॉज। रिक्वायरमेंट बी बाद में पढ़ूंगा। 450, 675, 793, 450, 675, 793, 750, 500, 300, 230, 750, 500, 300, 230, 75, 63, 520 का 40% 208,
208, डिविडेंड से कोई ताल्लुक नहीं इसका। गुडविल बैलेंसिंग 138, ये प्री 20 था। यहां तक नोट कर लें। पॉइंट बी, 1-2 मिनट लगाएं फिर आगे चलते हैं। कर लें यार, क्या हो सकते हैं आप, कर लें हिम्मत। ये जो बंदा पॉइंट बी पे सुस्ती दिखा रहा है उसने देखें ई तक उसका क्या हाल होना है। आप लोग तो सर अटेंटिव रहें। ये बच्चे कुछ बहुत बच्चे सुस्त होते थे, इसलिए मजबूरन क्लास वाले सवाल का सलूशन डालना पड़ा था किताब में, देख लें आगे। हालांकि क्लास वाले सवाल का सलूशन नहीं डाला हुआ, तो ये वाहिद ऐसा सवाल है सुस्त लोगों की वजह से इसका सलूशन डालना पड़ा। कैमरा उधर ही रखो। हम लेजेंड, मैं ऐसा रहा कि वैसा रहा, देखना यह है वहां कैसा रहा अल्लाह के। हाँ ओके। अब जी व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमने अब सवाल की एडजस्टमेंट पढ़नी है और आपने मुझे एडजस्टमेंट पढ़ के बताना है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या एरर हुई है। पहले यहां तक नोट कर लें। स्लो स्पीड आ रही है आज। कुछ लोगों ने तो दिल पे ले लिया जो आईकैप का कल जो है वो दिखाया था सॉल्यूशन, तो वो लोग पूरा लिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग, वो लोग तो पूरा लिख रहे हैं, इसलिए अभी तक यहां तक पहुंचे हैं वो। ओके, जितना कहते हैं इधर एब्रीविएशंस यूज कर लेंगे इंशाल्लाह, आखिरी दिन पूरा लिख लेंगे। नहीं इतना बड़ा, थोड़ी थोड़ी आदत डालें, होमवर्क में कर लिया करें। ले आए जी इधर। अब हमारी बेस बन गई है। अब अल्लाह का शुक्र है आपने ही सब कुछ बताना है, छोड़ दो यार अब। ठीक है, इधर देखो। एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर, कितने रुपए का? 50 का। विच वॉज पेड आफ्टर, विच वॉज पेड आफ्टर ईयर एंड। तो फिर ईयर एंड पे तो रिसीवेबल था ना, और ईयर एंड पे पेएबल था दूसरे के लिए। पे कब हुआ? साल के। अगर पे साल के बाद हुआ तो साल के एंड पे जैसे इंटरेस्ट था, जैसे इंटरेस्ट था, अगर पे साल के बाद हो रहा है आखिरी 3 महीने का, तो फिर ईयर एंड पे तो रिसीवेबल पेएबल था। द डिविडेंड हैज करेक्टली बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ कंपनीज। इन्होंने करेक्टली रिकॉर्ड कर दिया है डिविडेंड। इसका मतलब है अनाउंस करने वाले ने कितना कर दिया रिकॉर्ड? 50। और अर्न करने वाले ने कितना रिकॉर्ड? भाई मैं एडजस्टमेंट समझा रहा हूं, आप एक कुछ और काम कर रहे हो। अनाउंस करने वाले ने कितना रिकॉर्ड कर दिया? 50। हैज बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ कंपनीज, दैट इज एस एंड पी। इसका मतलब है इसने अनाउंस कर दिया 50 और इसने 30 अर्न भी कर लिया और इनकी रिकॉर्डिंग्स भी हो गई है। मेरी नजर में पेपर में पहली 2 एंट्रीज नहीं करनी, डायरेक्ट आपने कौन सी एंट्री करनी है? तीसरी एंट्री करनी है। लेकिन रफ वर्किंग के लिए अगर आप कहें तो मैं एंट्रीज कर देता हूं। ये एक बिल्कुल डंकी वर्क होगा जो पेपर में करके हम अपना टाइम जाया कर रहे होंगे। ऑलरेडी पास कर चुका है कौन? सब्सिडरी। क्या एंट्री? अनाउंस करने वाले ना ये, तो डिविडेंड डेबिट, पेएबल क्रेडिट। कितने से? ऑलरेडी पास्ट। तो इसको मैं लिख रहा हूं आपके समझने के लिए, पोस्ट कहीं नहीं करा। अच्छा एक फीलिंग लाइन, क्या इस पेएबल्स में 50 का पेएबल पड़ा होगा? पड़ा हुआ है क्योंकि रिकॉर्ड हो गया। और क्या इस अर्निंग अर्निंग में ये 50 माइनस हो चुका होगा? सब हो चुके हैं, कुछ करना नहीं आपने। एक और एंट्री बोथ ने रिकॉर्ड कर लिया है ना, एक और एंट्री ऑलरेडी पास्ट है जी, पी की बुक्स में। अच्छा इसने अर्न किया या अनाउंस किया? अनाउंस करने वाला तो दोनों की फिक्र करेगा, पेरेंट की भी और इमरान खान की भी, लेकिन अर्न करने वाला सिर्फ अपनी फिक्र करेगा। रिसीवेबल जो भी है ना, इसको डेबिट ना कीजिएगा, ये रिसीवेबल 30 का इस रिसीवेबल में पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा हुआ है, पेरेंट के रिसीवेबल में इसमें पड़ा हुआ है, और अपनी इनकम में भी ये डाल चुका है। कितना? 30। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं हुई होगी, वो तो हमें ही करनी पड़ेगी। तो मुझे कैसे पता चला ये 2 एंट्रीज हो चुकी हैं? द डिविडेंड हैज करेक्टली बीन रिकॉर्डेड बाय इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेक्टली रिकॉर्ड हो गया। और मुझे कैसे पता चला रिसीवेबल पेएबल है? पे अगले साल हो रहा है। क्लियर?
आप बता दें कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट टू बी पास्ड, तो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। रिसीवेबल कितने ऐसे 30, और इस 30 को सिर्फ रेड मार्कर से क्या कर दें, पोस्ट कर दें। ब्लू से नहीं, ब्लू से नहीं, ब्लू में किसके लिए यूज करा था, पहली 2 एंट्रीज के लिए। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर है ही नहीं, ब्लू मार्कर में यूज नहीं करा। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट किस मार्कर से कर दूं, रेड मार्कर। सर जरा बताएं, इधर देखें, क्या अर्निंग कम ऑलरेडी हो चुकी, क्या पेबल्स ऑलरेडी बुक हो चुके, क्या रिसीवेबल्स ऑलरेडी बुक हो चुके, क्या इनकम्स इसमें पड़ी हुई है। अब सिर्फ क्या करना है हमने, पेबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। सर मुझे गुस्सा आ रहा है, कितना सब कुछ करके ये -30 आपने कराना था, बस मुझे गुस्सा आ रहा है, इतना सब कुछ करके सिर्फ -30 करवाना था, इतना मैं ख्वार हुआ, और एंड पे आके सिर्फ ये -30 के एडजस्टमेंट। टैली कर दें जी बैलेंस शीट, सवाल खत्म हो गया। सवाल ही कराई जा रहे हैं आज, धड़ाधड़ सवाल ही कराई जा रहे हैं। अच्छा हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, आप कहेंगे तो फिर आ जाएगा, और आ गया तो फिर ज़हन से बाहर भी निकल जाएगा कुछ फिक्रा बन के। कभी कभी वो फिक्रा बन के क्लास में फैल जाता है, कभी कभी सोशल, ऐसे बच्चे हैं आजकल छोड़ते हैं, टीचर को भी नहीं छोड़ते। चलो मर्जी है यार, आप लोगों में से कोई नहीं है। अच्छा जी बोलें, सीआरई और एनसीआर जी। Total 1576. 426. 290. 292. 290 108. 1576. 1576। हाँ आप ले सकते हैं तस्वीर, क्योंकि यहाँ बी भी लिखा हुआ ऊपर। भाई आप कब हो बचपन से सही छक्के छक्के भी मारते हो? नहीं यार ऐसे ना क्यों ना, आपका इसका मजाक है। चलो माल्टा खिला देना कल वाला, इसे खादा नहीं लिया। अब आप फ्रेश सफ़ा खोलें जी भाई। अब आप सफ़ा खोलें और सफ़ा खोल के अगला सफ़े पे हाथ फेरें, और पॉइंट सी अब आपने खुद करना है। आपके पास टारगेट है 5 मिनट का, 5 मिनट में पॉइंट सी अलॉन्ग विद पूरी बैलेंस शीट आपने करना है। कैमरा उधर ही रखो। हाथ खड़ा कर दीजिएगा 3 से 4 मिनट बाद, जैसे मर्जी, अच्छा गंदा जल्दी जल्दी नोट कर दें। पहले बैलेंस शीट नोट करें ना, पॉइंट सी क्यों पढ़े हैं, पॉइंट सी बिल्कुल एंड पे पढ़िएगा, पहले बैलेंस शीट बना लें। एक चीज देखें, मैं मिटाने लगा हूं इधर, मुझे नहीं पता ऑलरेडी पास्ट टू बी पास्ट क्या है, वो सवाल पढ़ के ही पता चलेगा। तो ये चीज मैं मिटा रहा हूं।
देखिए कोई सुस्त बंदा तो नहीं आपके साथ बैठा हुआ, आइडेंटिफाई करके दें जल्दी से, अभी तक शुरू ही नहीं किया। जर्नल एंट्रीज आपका नहीं करने को दिल चाह रहा ना करें, बस उसकी फिगर्स पोस्ट कर दें जो आपने एंट्रीज करनी है। भाई ये सर में खुरक सासा करते रहे तो नहीं, ये जो सिरकी सुरकी का मसला है ना, ये पेपर से पहले हल करके जाना है। तो बैठ के सर में दो एक और बंदा कर रहा है, एक होता है नेचुरल है यार, आ जाती है करने। मैं तो वैसे ही जरा तंग कर रहा था कि इनका सवाल लेट हो जाए। हो गया डन, वेल डन, एक साहब ने कर लिया जी। 2 3 4 5 6 नहीं आ रहा। ओके ले आओ इधर। H declared a dividend before year end. P has correctly recorded the dividend. P has, यार इसमें ना मैं अपने समझने के लिए ऐसे ही जरा 30 लिख रहा हूं। 30 has been correctly recorded. However, 50 has yet not been accounted for in the, इसमें S ने अभी तक 50 रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब बता दें जी, P has correctly recorded, तो ये एंट्री ऑलरेडी, तो ये 30 आपको कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन हो चुका है। याद रखिएगा रिसीवेबल में 30 पड़ा हुआ है इसके, अब हो चुकी है एंट्री। ये एंट्री टू बी, इसको ब्लू मार्कर से करने दें, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है, इसको ब्लू मार्कर से करने दें। करवाएं जी, अनाउंस करने वाला अनाउंस कर, अनाउंसमेंट करें जी, अर्निंग कम कर दे अनाउंस करके, और पेएबल्स बुक कर ले। ये अनाउंस करने वाला है ना, तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहा है, और वो अर्न करने वाला है, वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड करता था, लेकिन अब नहीं करने की जरूरत, बस कुछ भी नहीं, अब रेड मार्कर, रेड मार्कर। ये एंट्री भी, ये तो हमेशा पेपर में करनी पड़ेगी भाई, टू बी पास्ट, ये तो मजबूरन करनी पड़ेगी हमेशा एंट्री। बोलें जी, ये रेड मार्कर से -30 -2, जो कितना लोगों ने इसी तरह किया था। ओके, एंट्रीज नहीं की थी, ठीक है, कोई मसला नहीं जी। डंकी वर्क करवा दें। 272 1 15 157। किस तरह भूखे मारते इसे पढ़ा रहा है सुबह का। कुछ बच्चे इतनी एहतियात करें कि मास्क पहना हुआ है, और कुछ इतनी भी एहतियात नहीं करें कि इधर उधर बॉल पॉइंट पड़ी हुई मुंह में डाली हुई है। ओके, ये देखें जी, हमारी रिक्वायरमेंट है पेज 783 पे, ऐसी जरा आपको शो कराऊं। पेज 783 पे ये 50 वाली एंट्री भी करनी थी, मैंने लिखा हुआ साथ सोल्यूशन में, पहला सिनेरियो 30 वाली भी करनी थी, और ये आखिरी 30 वाली भी करनी थी। हमारी किताब में पॉइंट बी का सोल्यूशन, इसमें 50 वाली भी हो चुकी थी, 30 वाली भी हो चुकी थी, जो करनी थी वो सिर्फ आखिरी 30 वाली करनी थी। और जो भी ताजा सवाल किया आपने सी, उसमें 50 वाली करनी थी, 30 वाली हो चुकी थी, और कैंसलेशन वाली करनी थी। चौथा सवाल कर लें, दिल नहीं चाह रहा मुझे लगता है आपका। चौथा सवाल क्या होगा, सोचें जरा। एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, एस ने करेक्टली रिकॉर्ड
कर लिया है 50 वाली एंट्री हो गई है। However 30 has yet not been recorded। रिसीवेबल वाले ने, अर्न करने वाले ने अर्निंग बुक नहीं की, अनाउंस करने वाले ने अनाउंस कर दिया, अर्न करने वाले ने अभी तक अर्न की एंट्री नहीं की। तो कोई नहीं, ठीक है, मैं बैलेंस शीट पूरी नहीं करूंगा, सिर्फ एडजस्टमेंट मुझे बता दें क्या लिखना है, बता दें जी। ऑलरेडी पास और ये भी टू बी पास्ट। अब हम क्या करेंगे जी, सारा ब्लू और रेड मिटा दिए। ओके चलिए जी, अर्न करने वाले ने अर्निंग बुक नहीं की, तो इसकी अर्निंग बुक करें किस मार्कर से, ब्लू मार्कर से। ब्लू मार्कर का मतलब है कि इसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर है। ठीक है, बैठे मैं देखता हूं जी, बोलें। 30 अर्न करेंगे तो इनकम बढ़ेगी 30, और अर्निंग रिसीवेबल का हक है हमारा। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही होगी, यानी ये वाली एंट्री पास हो गई, ये वाली, और इन द एंड कैंसिल कर दें, कितना -30 बस। अब आप तस्वीर खींच लें, अब खींचिएगा तस्वीर, अब पूरी बात है, टोटल्स मैं नहीं करा। नहीं रख दो, दिखा दो, चलो चलिए जी। 5वां सवाल का है। नहीं यार, ये ना बाकी टॉपिक्स के भी गुड, आप अच्छा प्रिंट निकाला है, वेल डन, सही है, पूरा आ रहा है। हाँ, अब बाकी टॉपिक्स के भी निकालना ना। मैं चाहता बच्चों के पास इकट्ठे हो जाएंगे, 21 भी ऊपर लगाओ और दूसरा भी 1-2 नीचे हैं और वो लगा दो बस। ये देखो ना, और मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ किधर है हैंड पेजेस, ये देखो, ये सिर्फ हैं IAS 21 के, ये उसके हैं, और ये एसोसिएट्स, ये भी साथ ही देने हैं एसोसिएट्स के, बस ये 4-5 सफ़े हैं और एक IAS 21 के। नहीं कुछ मैंने लिखना, वो वाले सही है बाकी। अब जरा मुझे सेट बना के ला के दिखाओ। हाँ ला के दिखाओ, नहीं अभी दिखा दो। चलिए जी, 0.5 करें। थोड़ा सोच तो लेना करना क्या है पहले, करना ही को दिल नहीं चाह रहा कोई मसला नहीं, लेकिन सोच लें करना क्या है, यानी सॉल्व ना करें तो कोई मसला नहीं। एस पेड डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, इसने पैसे भेज दिए और अगले को फिर मिल भी गए। अच्छा अब मुझे ये बताएं, अब थोड़ा सा जरा ना समझना है गौर से। सबसे पहले ब्लू और रेड को उड़ा दें। अब सवाल वही अपनी हालत पे वापस आ गया, और पॉइंट नंबर एस पेड, एक बार याद रखिएगा, यहां ना कोई ऐसी बोंगी नहीं मारनी कि एस ने पे कर दिया है तो रास्ते में होगा पी को नहीं मिला होगा, ऐसी कोई बोंगी ना मारिएगा कि एस ने पे कर दिया पी को नहीं मिला होगा, तो लिखें पी रिसीव्ड, ऑब्वियसली उसने भेजा तो उसको मिल गया होगा, तो एस ने पे कर दिया और पी को रिसीव हो गया। जैसे मैं दुकानदार को पैसे पे करता हूं, वो फौरन रिसीव कर लेता है, एस ने पे कर दिया, अगलों को रिसीव हो गया। आप बता दें पे कर दिया उसने, इसने रिसीव कर लिया, कोई रिसीवेबल पेबल पड़ा है, तो इस एंट्री को तो उड़ा ही दें सिरे से, इस एंट्री को तो सिरे से उड़ा ही दें, ये तो कंसोलिडेशन वाली एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। रिसीवेबल पेबल कोई नहीं पड़े हुए, इस तरह की बोंगी ना मारिएगा, उसने भेजा था उसकी दराज में इतने पड़े हुए, इसकी दराज में इतने पड़े हुए, इस तरह की बोंगी ना मारिएगा। अच्छा तो रिसीवेबल पेबल कैंसिल हो गए, है ही नहीं, तो कैंसिल क्यों करने हैं, पहली बात ये होगी। तीसरी एंट्री से तो जान छूट गई, ये एंट्री पास हुई है या नहीं, सवाल साइलेंट है। एक बात याद रखिएगा, कैश की एंट्री हमेशा रिकॉर्ड हो गई होती है। कैश की एंट्री इसलिए अकाउंटेंट नहीं भूलता क्योंकि वो कैश जेब से दे रहा होता है। हाँ, इंट्रो की क्लास में डेप्रिसिएशन की एंट्री भूल जाता था क्योंकि उसमें कोई कैश पे नहीं होना होता, तो डेप्रिसिएट करना भूल जाता था। बिजली का बिल दिसंबर का पे नहीं हुआ, वो एंट्री भूल जाता था क्योंकि पे नहीं हुआ। कैश की एंट्री कभी नहीं अकाउंटेंट भूलता,
अकाउंटेंट नेवर फॉरगेट कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैश इन्वॉल्व है। सो ऑलरेडी पास्ट, ये एंट्रीज पास हो चुकी हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी। लॉजिक बस ये है, अकाउंटेंट नेवर फॉरगेट कैश ट्रांजैक्शन, अकाउंटेंट कैश ट्रांजैक्शन भूलता नहीं है। अच्छा जी, ऑलरेडी पास्ट, ऑलरेडी पास्ट, तो कुछ करने की जरूरत है। रिसीवेबल पेबल तो नहीं कैंसिल करने, नहीं रिसीवेबल पेबल कैंसिल करने की जरूरत। जरा मैं सॉल्यूशन पे नजर मार लूं, सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 7 पे। हाँ ठीक है, सॉल्यूशन में देखना तीसरी वाली एंट्री नहीं हुई, सॉल्यूशन में 787 पे तीसरी एंट्री की नहीं हुई। डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। ना ब्लू मार्कर से कुछ करना है ना रेड मार्कर से कुछ करना है। $120 14 16 जीरो की जीरो क्या, दोनों का डिफरेंस ये नहीं है पेपर। किसी ने सलासी की वीडियो भेजी थी, अकाउंटिंग में पढ़ाता था, बैलेंस शीट टैली नहीं होती थी, लाओ इधर दो, तो मैंने अकाउंटिंग पढ़ानी छोड़ दी। तो लेकिन ऐसी बात नहीं होगी, वैसी सर कर रहे होंगे। अच्छा हाँ यार, ये करवा लो अगर हो सकते हैं सबके लिए कॉपीज। हाँ करवा लो, 20 मिनट है, हो जाएंगी। अच्छा जी, अब आप हजरात तशरीफ ले आए किताब के पेज नंबर 500 पे, 501 पे। पे हमने आज किसकी डिस्कशन की है जी? डिविडेंड ऑफ सब्सिडरी, पेज नंबर 501। किन सवालों में? बैलेंस शीट के सवाल करें या P&L के? बैलेंस शीट के, कल से शायद P&L के सवाल शुरू करें, बैलेंस शीट के सवालों में। अच्छा जी, सफे के जरा एंड पे आए। पेड वाला सिनेरियो कौन सा था? क्वेश्चन 12 का सिनेरियो नंबर ई। तो ये अर्न करने की एंट्री कर चुका था, ये अर्न करने की एंट्री कर चुका था, और ये बांटने की एंट्री कर चुका था। इसलिए हमने पेपर में क्या किया था? पांचवें सिनेरियो में कुछ भी नहीं किया। अच्छा अब इधर देखें, नॉट रिकॉर्डेड बाय बोथ, नॉट रिकॉर्डेड बाय बोथ, ये 12 का कौन सा सिनेरियो है? ए। तो नॉट रिकॉर्डेड बाय बोथ का क्या मतलब है? ना पी ने रिकॉर्ड किया ना, तो हमने पहले सिनेरियो में याद है क्या किया था? पहले इनकम बुक की, इनकम भी बुक की थी। ये किसकी बुक्स में? पी की बुक्स में, और एक्स की बुक्स में, एस की बुक्स में बांटना रिकॉर्ड किया था, और इन द एंड 30 को हमने कैंसिल किया था। याद है पहले सिनेरियो में तीनों एंट्रीज करनी पड़ी थी। तो पहले सिनेरियो में क्यों करनी पड़ी थी? क्योंकि ना पी ने एंट्री पास की हुई थी पहले से, ना एस ने एंट्री पास की हुई थी। 12 का ए। रिकॉर्डेड बाय बोथ कौन सा था? 12 का बी। तो इसने अर्निंग की हुई थी 30 की रिकॉर्ड, और इसने अनाउंसमेंट की हुई थी 50 की। याद आ रहा है ना? अर्निंग अनाउंसमेंट। अब हो चुके हैं अगर रिकॉर्ड पी और एस ने, तो हमने पेपर में क्या एक्शन करना है? उधर खड़े होकर सबके सामने कैंसिल करना है, कैंसिल करना। और ये कौन सा था यार? 12 का पता नहीं, ये देख लो सी है या डी है, कंफर्म करके बताओ। कंफर्म है? ये 12 का सी और ये 12 का डी। अब आपकी मर्जी है, इस पेज को सामने रख लें या क्वेश्चन 12 रिवाइज कर लें, जहां आप दोनों तरफ से कंफर्टेबल हैं। तो क्वेश्चन 12 कर लें, ये पेज रिवाइज कर लें, एक ही बात है। मेरे ख्याल से शायद क्वेश्चन 12 ही ज्यादा बेहतर था, बातें एक एक करके समझ आ रही थी।
तो कई दफा समरीज परेशान भी कर देती है बंदे को, तो छोड़ें, इट्स अप टू यू। लेकिन इस समरी को हम कभी कभी रेफर किया करेंगे तो शायद क्वेश्चन 12 मरतबा खोल ना सकें। तो ये कॉलम है ऑलरेडी पास्ट का, ये कॉलम है जो पेपर में हमने करना है। यार ये किताब के अंदर ना एक पेज है, हैंड रिटन पेज 1, लेकिन काफी डिम प्रिंटिंग हुई है। ऑनलाइन में भी ये पेज अटैच कर दूंगा वैसे, और आपको मैंने अभी फोटोकॉपी करा के बांट दिया है। लेकिन आपने उस पेज की तरफ नहीं देखना। इंट्रो FR1 की रिवीजन शुरू होने लगी है। आपने 200 रुपए का आइसक्रीम का डब्बा खरीदा, इधर क्या कहते हैं गुजरात से कोई कंपनी थी आइसक्रीम बनाती थी। आपने 200 रुपए का आइसक्रीम का डब्बा खरीदा और लाहौर में आके 250 का बेच दिया। आपके पास फ्रीजर वाली गाड़ी थी लेवल, अच्छा, तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, बोले मार्कअप। आपने कैलकुलेट क्या करना है, मार्कअप परसेंटेज। सर ये तो सवालों में गिवन होती थी, हाँ गिवन होती थी, मुझे भी पता है। मार्कअप परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है। भाई आप जरा अटेंटिव रहना, मार्कअप परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है। अब बताएं मार्कअप कितना है, परसेंटेज बात की बात है। पहले बता दें आपने कमाया कितना, 250 माइनस 200 इज इक्वल टू, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं इन चक्कर में पड़े बगैर, आप लोग अभी ना इधर देखें बस, क्यों ना मैं इधर ही लिख दूं प्रॉफिट 50, ताकि मेरा सवाल ही बेहतर हो जाए। तो व्हाट इज माय प्रॉफिट, बोलें 50। अब ना कभी कभी मार्कअप परसेंटेज आने वाले सवालों में ना मिसिंग हुआ करेगी। मार्क अप परसेंटेज में कैसे निकाल सकता हूं, प्रॉफिट को कॉस्ट पे डिवाइड करके मार्कअप निकालूंगा। अगर प्रॉफिट को सेल पे डिवाइड कर दूं तो भी सही है, लेकिन वो मार्जिन आ जाएगा। अब प्रॉफिट को पकड़ के अगर मैं डिवाइड करूं कॉस्ट से, तो मुझे पता चल जाएगा मैं कितना मार्क अप कमा रहा हूं। प्रॉफिट 50, 200 पर 50 कमाया, तो बताएं 200 इन्वेस्ट करके अगर मैं 50 कमा रहा हूं तो कितने परसेंट कमा रहा हूं, 25%। तो गुड्स आर सोल्ड एट 25% मार्कअप। चीजें कितने मार्कअप पे बिकी, तो मैं प्रॉफिट पहले कैलकुलेट किया करूंगा, फिर इसे डिवाइड किससे किया करूंगा, कॉस्ट से। तो मार्कअप परसेंटेज मिसिंग थी यहां पे। प्रॉफिट था 50 रुपए, 50 को मैंने पकड़ा, डिवाइड किससे किया, 200 से। क्या आ गया मेरा कंक्लूजन, क्या निकला, गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% प्लस कॉस्ट। कॉस्ट पे 25% डाल के मैं चीजें बेच रहा हूं। पढ़ लें अगला, कैलकुलेटर पे निकाल दें। हाँ जी बोलें। नहीं यार मार्जिन मांग रहा है, कैलकुलेट मार्जिन परसेंटेज। प्रॉफिट जबानी तारे 100 को पकड़ने, लेकिन डिवाइड किससे करने, सेल से। इनटू 100 तो वो करना होता है ना, ताकि जवाब परसेंटेज में आ जाए। 20%। मेरा कंक्लूजन, गुड्स आर सोल्ड एट 20% मार्जिन, या गुड्स आर सोल्ड एट 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। सेल पे 20% डाल के चीजें बिक रही हैं। तो मे बी सफे की हेडिंग दे दें, इफ मार्कअप मार्जिन परसेंटेज इज मिसिंग, इफ मार्कअप मार्जिन परसेंटेज इज मिसिंग। जैसे मर्जी निकाल लो, जो जवाब सही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मार्कअप निकालना है तो कॉस्ट से डिवाइड करना है, मार्जिन निकालना है तो प्रॉफिट को डिवाइड करना है कॉस्ट से। आपका तरीका अपनी जगह, उससे भी चेक कर लेना, जवाब आ गया तो वेल डन, मुझे ना बताना। तो मार्कअप में डिवाइड करना है कॉस्ट से और मार्जिन में डिवाइड करना है सेल से। अच्छा एक बात और सुन लें, एग्जामिनर ये बताएगा नहीं कि मार्कअप या मार्जिन मिसिंग है, वो बस मिसिंग कर दिया करेगा। अब आप बताएं कभी भी कोई डाटा आ गया तो आप मार्कअप परसेंटेज निकाला करेंगे या मार्जिन परसेंटेज निकाला करेंगे, ये बता दें। मर्जी है आपकी, नहीं कभी भी नहीं लिखा होगा, नेवर लिखा ही नहीं होगा। बस आई कैप में ऐसे सवाल आया करेगा कि जी 500 रुपए की चीज खरीद के 530 की बेच दी, बस आपकी मर्जी है। मार्कअप निकालें इंशाल्लाह फिर भी आपका जवाब सही होगा, मार्जिन निकालें फिर भी आपका जवाब सही होगा। तो मार्कअप निकालना है या मार्जिन निकालना है,
ये सब कॉन्सेप्ट अप्लाई कब होगा? जब अप्लाई होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन मार्कअप निकालना है, मार्जिन निकालना है, वो आपकी मर्जी हुआ करेगी। दोनों सूरतों में आपने परेशान नहीं होना, दोनों बच्चों का जवाब सही आएगा। जो मार्कअप निकाल के बैठा होगा उसका जवाब भी सही आएगा, जो मार्जिन निकाल के बैठा होगा उसका जवाब भी सही आएगा। तो ये आपकी मर्जी है मार्कअप निकालना या मार्जिन निकालना। ठीक है, मार्कअप ही निकालेंगे, कोई कह रहे मार्जिन ही निकालेंगे, तो इसलिए ने बात ही खत्म कर दी। अच्छा, एक चीज ये चीज मैं आपके लिए घर से लाया हूं, आप तो घर से कुछ नहीं लाए, तो मैंने कहा मैं ही कुछ ले आऊं। ये बैलेंस शीट है किसकी? पेरेंट की। नीचे मैं नहीं आया अभी। ये बैलेंस शीट किसकी है? इसमें शेयर कैपिटल आ रहा है 750 मिलियन जितना भी है। कितने रुपए के शेयर हैं? तो कितने शेयर्स हैं? अभी इस चक्कर में जाने की जरूरत नहीं। अदर इंफॉर्मेशन, होमवर्क के सवाल में ये इशू आएगा, डिविडेंड परसेंटेज में गिवन नहीं होगा। एस्ट अनाउंस ₹2 पर शेयर डिविडेंड। पहले इसको नोट कर लें कहीं अपनी किताब पे, जहां वो सवाल चल रहा था ये आज वाला, वहीं कहीं नोट कर लें जगह निकाल के। वहां अच्छी खासी जगह है, अगर आप लोगों ने लुट में जाके यूज ना कर लियो। पेज नंबर, तस्वीर लेनी है तो पहले मुझे सॉल्व करने दीजिएगा, फिर तस्वीर लीजिएगा। हाँ जी भाई, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें ताकि परसेंटेज बता दें डिविडेंड के कितने, आपके ख्याल से कितने परसेंट डिविडेंड बनता है। और ना यार, ये देखने की जरूरत नहीं है, ये देखने की जरूरत नहीं है, आराम से सादा सी बात है, कैलकुलेटर के बगैर ही निकल आएगा। एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। और 10 रुपए का जिसके पास शेयर है उसको कितने रुपए मिले हैं? 2 रुपए मिले हैं। तो बता दें, अगर एक कंपनी कहे मैंने हर शेयर होल्डर को 2 रुपए डिविडेंड दिया जिसके पास एक शेयर है, तो ये पर शेयर डिविडेंड है। और एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। तो सिंपल 700 को इग्नोर करें, आप 2 रुपए को किससे डिवाइड कर दें? 10 रुपए से, बस खत्म बात। ये नीचे कुछ और आ रहा है, पता नहीं किसी और सवाल का। जैसे मर्जी कर लो यार, जैसे मर्जी कर लो। मैं तो पहले क्या किया करूंगा, परसेंटेज निकाल लिया करूंगा, क्योंकि मुझे आदत है परसेंटेज से कैलकुलेशंस की, क्योंकि मैंने पिछले सवाल में आपको परसेंटेज से कैलकुलेशन सिखाई है। कितने परसेंट डिविडेंड है पहले ये तो बता दें, डिविडेंड कितने परसेंट है। अगर ये फेस वैल्यू 100 रुपए होती तो फिर 100 से डिवाइड करते, लेकिन अभी फेस वैल्यू कितनी है? तो जो बंदा 10 रुपए घर से लाया उसको कितने रुपए दिए? जल्दी बोलें, जो बंदा 10 रुपए घर से लाया उसको कितने दिए? इसका मतलब है उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितने परसेंट मिल रहा है? 20%। अब मोहतरम मुझे बता दें डिविडेंड की अमाउंट। अब डिविडेंड की अमाउंट बता दें, तो याद है डिविडेंड की अमाउंट कैसे निकलती है? शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगा के 700 ज़रब इज इक्वल टू 140। ये अनाउंस हुआ है या अर्न हुआ है? अनाउंस किया है एस ने। अब 140 में से कुछ पी का होगा, कुछ एस का होगा। ये 140 पहली जर्नल एंट्री वाला है जो एस ने अनाउंस किया है। इस 140 के 2 हिस्से करते हैं, लेकिन हम जो एंट्री करेंगे इसमें पेरेंट का हिस्सा देख लेंगे कितना है, वो चलें अभी छोड़ें। फिलहाल मुझे बता दें 50 पिछले सवाल में फौरन निकल आया था, इस सवाल में थोड़ी मेहनत करके निकालना पड़ा। तो इसके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हेडिंग दे दें, समटाइम्स डिविडेंड परसेंटेज इज मिसिंग। समटाइम्स डिविडेंड परसेंटेज इज मिसिंग। कैसे निकाला करेंगे? फेस वैल्यू से डिवाइड करके, 2 डिवाइडेड बाय 10। और कल क्या पढ़ा था? परसेंटेज किस पे लगानी है? शेयर कैपिटल पे। साथ चलिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा टाइम ले रही हो तुम नोट करने पे। किधर होते तुम्हारा दिमाग? बैठे इधर होते हो, होते कहीं और हो। महीने 2-3 रह गए हैं, कोई फिक्र कर लो अपनी। ओए होए 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 होए। क्वेश्चन 13 भी आज करना है और क्वेश्चन 14 भी आज करना है। अच्छा, मन को तसल्ली देते हैं, मन को तसल्ली देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन 14 में एक ही एडजस्टमेंट है कोई।
कोई एक एडजस्टमेंट है डिविडेंड की। टाइम मिला तो कर लीजिएगा क्वेश्चन 14। ना टाइम मिला तो इस एडजस्टमेंट की पोस्टिंग, और भाई साहब बंद ना करें अभी, इस एडजस्टमेंट की पोस्टिंग देख लीजिएगा कि डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट पोस्ट कहां हो रही है। तो क्वेश्चन 14 पे टाइम ना मिला कोई मसला नहीं, इसकी पोस्टिंग देख लीजिएगा। टू बी पास्ट ऑल। अच्छा ओ इधर 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 मोहतरम, अब ये हमारा सवाल है पेज 788 पे आपके होमवर्क वाला। फॉलोइंग द बैलेंस शीट एज एट 30 जून 2016। होमवर्क वाला सवाल बातें ना कर, पुत्र लिमिटेड और शुतर लिमिटेड। अच्छा, पीपी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश, बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व दोबारा जरा टच कराएगा थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। रिटेन्ड अर्निंग्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, एट एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उसकी एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन की। Shutar declared a dividend of 10%. Both Shutar and Putar have not recorded this. Both Putar and Shutar have not recorded this dividend. ये क्या आ रहा है? गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, पता नहीं क्या आ रहा है। गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट टाइप की चीज होगी। गुडविल इंपेयर हो गई है और एक प्लांट भी बेचा है, तो ये तो सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। अच्छा एक मिनट, और जो क्वेश्चन 14 है ठीक है, इसमें भी कोई मसला नहीं। चलो ओके, अब अभी तक की रिवीजन करा दें आप जो हमने आज तक पढ़ा है। मोहतरम आप हैंड रिटन पेज नंबर 4 को ना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, अल्लाह आपका भला करे। हैंड रिटन पेज नंबर 4, हैंड रिटन पेज नंबर 4 को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। आपस के डेटर क्रेडिटर कभी कैंसल आउट होते हैं और बैलेंसिंग आ जाता है कैश इन ट्रांजिट। चुप भाई, ये यार रिवीजन करनी है, कुछ लोगों ने करने थे, आपका नहीं मूड तो। कभी क्रेडिटर डेटर कैंसिल होते हैं, बैलेंसिंग क्या आ जाता है। इन दिस केस वी विल आल्सो रिवर्स प्रॉफिट ऑन गुड्स इन ट्रांजिट। यार ये ना, ये लोन का प्रिंसिपल है, ये लोन का, लोन पेएबल डेबिट, लोन रिसीवेबल, बुक में अवेलेबल है ये सफे, लोन पेएबल डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट। और आज ही हमने होमवर्क की रिवीजन में और कल हमने क्लास वर्क में इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट, ये VII आज की है, डिविडेंड पेएबल डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट, ऐसा ही है ना। पी शेयर से 30 रुपए से कैंसिलेशन किया है। ये जो आगे लाइनें लिखी होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। 30 रुपए से कैलकुलेशन की है, 50 से नहीं की। ये तीसरी वाली एंट्री, हैंड रिटन पेज 4। यार थोड़ा सा इधर उधर होते हो, मैं बात करता हूं, फिर आप कहीं के कहीं निकल जाते हो। यार ये जो है ना एंट्री 1 0.6 अभी छोड़ें, 5 वाली, ये क्या होती है? मैनेजमेंट फीस। मैं आपको 3 मिसालें देने लगा हूं, 3 मिसालें जिसमें शो रिसीवेबल बुक करेगा अपनी जाती किताबों में, सब्सिडरी पेएबल बुक करेगी, लेकिन इन द एंड कैंसिल करना पड़ेगा। पेरेंट अगर सब्सिडरी को बिल्डिंग किराए पे दे दे तो पेरेंट किराया रिसीवेबल बुक करेगा, सब्सिडरी किराया। पहली मिसाल ओवर। दूसरी मिसाल, पेरेंट अगर सब्सिडरी, इसको छोड़ें, पेरेंट अगर सब्सिडरी को पैसे दे दे, बिल्डिंग किराए पे ना दे, पैसे दे दे, तो पेरेंट क्या बुक कर चुका होगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल, और सब्सिडरी उस पर क्या बुक कर चुकी होगी? इंटरेस्ट पेएबल। तीसरी बात, सब्सिडरी ने कहा मशीन नहीं चल रही, पेरेंट ने कहा बंदा मेरी तरफ से, बंदा आएगा खंबे पे चढ़ेगा, चेक करी कैसे खंबा चेक कर देगा। पेरेंट ने बंदा भेजा, बंदा चढ़ा खंबे पे, नहीं अल्लाह को प्यारा नहीं हो, घर वालों के पास वापस आया, अल्लाह का शुक्र है। अब पेरेंट ने सब्सिडरी को कहा बंदा भेजा था, पैसे दो। क्या यार, हाँ जी, ये ऐसे नहीं चल रहा दुनिया में, पैसे दो, मैंने बंदा भेजा था तुम्हारी तरफ। तो फीस रिसीवेबल कौन बुक करेगा उस बंदे की? फीस रिसीवेबल पेरेंट। पहली मिसाल में पेरेंट क्या कर रहा है? घर किराए पे दे रहा है, कोई अपना रूम किराए पे दे रहा है। दूसरी मिसाल में लोन दे रहा है। तीसरी मिसाल में कोई सर्विसेज दे रहा है, तो पेरेंट अपनी जाती किताबों में उन सर्विसेज का रिसीवेबल बुक करेगा, और सब्सिडरी अपनी जाती किताबों में उस सर्विसेज का अगर कर चुके होंगे बुक रिसीवेबल पेएबल, तो हमें क्या करने पड़ेंगे? कैंसिल करने पड़ेंगे। ये एंट्री और ये एंट्री तो 100% सेम है इंटरेस्ट की तरह। एक पेएबल खत्म कर रहा है दूसरा, और इधर मैनेजमेंट फीस वगैरह एक दूसरे को चार्ज कर रहे हैं, तो एक पेएबल खत्म कर रहा है दूसरा, तो इसको भी इंशाल्लाह कल वाले सवाल में डालेंगे। ओवर।